कहानी की शुरुआत एक ऐसी ट्रेन से होती है जो पिछले 17 सालों से बिना रुके पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। बाहर की पूरी दुनिया बर्फ की मोटी चादर में दफन हो चुकी है और अगर यह ट्रेन किसी वजह से रुक गई तो इसके अंदर मौजूद इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आखिर पूरी दुनिया ऐसी बर्फीली कब्र में कैसे बदल गई? 17 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही थी। इसे रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने वातावरण में C7 नाम का एक आर्टिफिशियल कूलिंग पदार्थ छोड़ा। मकसद था पृथ्वी का तापमान कम करना, लेकिन इसका असर उम्मीद के बिल्कुल उलट हुआ। पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंडी हो गई कि देखते ही देखते हर तरफ बर्फ फैल गई और एक नई आइस एज शुरू हो गई। ज्यादातर इंसान और जानवर इस तबाही में मारे गए, लेकिन कुछ लोग एक ऐसी ट्रेन में सवार होने में कामयाब रहे जिसे विल्फर्ड इंडस्ट्रीज ने इस विनाश से पहले बनाया था। इस ट्रेन का ट्रैक लगभग 43,000 किलोमीटर लंबा था और यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरता था। ट्रेन में लगा खास इंजन लगातार खुद ऊर्जा पैदा करता था, जिसकी वजह से ट्रेन बिना रुके पूरी रफ्तार से चलती रहती थी। लेकिन इस ट्रेन में सिर्फ बचने की जगह नहीं थी, यहाँ इंसानों के बीच भी एक अलग दुनिया बन चुकी थी। ट्रेन के आगे वाले हिस्से में अमीर लोग रहते थे, उनके पास शानदार कमरे, अच्छा खाना, गर्म कपड़े और हर तरह की सुविधा थी। वहीं ट्रेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में गरीब लोगों को कैदियों की तरह रखा गया था। उन्हें न ठीक से सोने की जगह मिलती थी और न ही अच्छा खाना। पिछले 17 सालों से उनका खाना सिर्फ एक काले रंग की प्रोटीन बार तक सीमित था। टेल सेक्शन के लोगों ने पहले भी कई बार अपने अधिकारों के लिए विद्रोह किया था, लेकिन हथियारबंद गार्ड्स ने हर बार उन्हें कुचल दिया। अब एक बार फिर टेल सेक्शन में विद्रोह की तैयारी हो रही थी। इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था कर्टिस का सपना था कि वह ट्रेन के आगे वाले हिस्से तक पहुंचे और आखिरकार इंजन पर कब्जा कर ले। उसकी मदद कर रहा था गिलियम, जो टेल सेक्शन के लोगों के बीच काफी सम्मानित था। लेकिन इस बार उनके पास एक और मददगार था, कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रेन के आगे वाले हिस्से में मौजूद था और छुपकर उन्हें संदेश भेज रहा था। वह छोटे छोटे कैप्सूल प्रोटीन बार के अंदर छिपाकर उनके पास पहुंचाता था। एक दिन कर्टिस को ऐसा ही एक संदेश मिलता है। उसमें एक नाम लिखा था, नमगुंग। कर्टिस जानता था कि नमगुंग ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करने वाला सबसे काबिल आदमी है, लेकिन वह इस वक्त आगे वाले हिस्से में कैद था। अगर नमगुंग उनके साथ आ जाए तो आगे के दरवाजे खोलना काफी आसान हो सकता था। इसलिए कर्टिस ने हमला करने का फैसला किया। सुबह जैसे ही गार्ड्स प्रोटीन बार बांटने के लिए दरवाजा खोलते हैं, कर्टिस एक गार्ड की बंदूक अपने सिर पर रख देता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गोली नहीं चलती। कर्टिस का शक सही था, गार्ड्स की बंदूकें खाली थीं। ये देखकर टेल सेक्शन के लोग अचानक गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं और दरवाजे के बीच लोहे की पाइप फंसा देते हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। कुछ ही देर में वे जेल सेक्शन तक पहुंच जाते हैं। वहां नमगुंग को एक लॉकर्स में बंद रखा गया था। उसे बाहर निकालने के बाद नमगुंग अपनी बेटी योना को भी आजाद करवा लेता है, लेकिन नमगुंग मुफ्त में उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसे एक खास नशे की गोली की जरूरत थी। कर्टिस उसे हर दरवाजा खोलने के बदले वही गोली देने का वादा करता है। अब उनके पास ट्रेन के आगे बढ़ने का रास्ता था, लेकिन जैसे ही वे अगले सेक्शन में पहुंचते हैं, योना अचानक कुछ अजीब महसूस करती है। उसे पता चल जाता है कि अगले दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसके बारे में बाकी किसी को जानकारी नहीं है। दरवाजा खुलता है और सामने दिखाई देता है एक ऐसा सेक्शन जहां टेल सेक्शन के लिए प्रोटीन बार बनाई जाती थी। कर्टिस वहां मौजूद कंटेनर्स को देखता है और पहली बार उसे पता चलता है कि पिछले 17 सालों से वे लोग आखिर खा क्या रहे हैं। प्रोटीन बार किसी सामान्य भोजन से नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़ों से बनाई जा रही थी। कर्टिस यह सच बाकी लोगों से छुपा लेता है। तभी उसकी नजर एक शेफ पर पड़ती है। वही शेफ एक प्रोटीन बार के अंदर एक छोटा कैप्सूल डाल रहा था। कर्टिस तुरंत समझ जाता है कि यही आदमी उनके पास संदेश पहुंचा रहा है, लेकिन शेफ बताता है कि वह सिर्फ कैप्सूल को आगे भेजता है। कोई और व्यक्ति उन्हें वहां छोड़कर जाता है। कर्टिस कैप्सूल खोलता है। अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वाटर। गिलियम तुरंत समझ जाता है कि उन्हें पानी वाले सेक्शन तक पहुंचना है। अगर वे पानी की सप्लाई पर कब्जा कर लेते हैं तो उनके पास अमीर लोगों को झुकाने का सबसे बड़ा हथियार होगा। कर्टिस और उसके साथी आगे बढ़ते हुए आखिरकार वाटर सेक्शन के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। नमगुंग दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी योना अचानक घबरा जाती है। वह कर्टिस से कहती है, दरवाजा मत खोलो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलता है और सामने दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स कुल्हाड़ियां लिए खड़े थे। अब कर्टिस और उसके साथियों के सामने सिर्फ एक रास्ता था, लड़ाई। दोनों तरफ से हमला शुरू हो जाता है और ट्रेन के अंदर भयानक संघर्ष छिड़ जाता है। लेकिन तभी एक अधिकारी लाउड स्पीकर पर चिल्लाता है कि ट्रेन जल्द ही एक खास ब्रिज से गुजरने वाली है। सभी लोग अचानक रुक जाते हैं। काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे ही ट्रेन ब्रिज पार करती है, गार्ड्स चिल्लाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन नए साल का यह जश्न ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि आगे ट्रेन एक लंबी सुरंग में जाने वाली थी और सुरंग के अंदर मौजूद अंधेरा गार्ड्स के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था, क्योंकि कर्टिस और उसके साथियों को अभी पता ही नहीं था कि अंधेरे में उनका इंतजार कौन कर रहा है। जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल होती है, चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। कर्टिस और उसके साथियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि गार्ड्स नाइट विजन चश्मे पहन चुके थे। अंधेरे का फायदा उठाकर गार्ड्स हमला शुरू कर देते हैं।
टेल सेक्शन के लोग बिना कुछ देखे अपनी कुल्हाड़ियां चलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन किस दिशा से आ रहा है। तभी कर्टिस अपने साथियों से मशाल लाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में पीछे से मशालें पहुंचती हैं और डिब्बे में रोशनी फैल जाती है। अब कर्टिस और उसके साथी फिर से गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच मेसन वहां पहुंचती है। वह टेल सेक्शन के लोगों को चेतावनी देती है कि उन्हें विल्फर्ड की दी हुई जिंदगी की कद्र करनी चाहिए, लेकिन कर्टिस अब पीछे हटने वाला नहीं था। लड़ाई के दौरान मेसन भागने की कोशिश करती है, लेकिन कर्टिस उसे पकड़ लेता है। अब गार्ड्स भी कमजोर पड़ जाते हैं और टेल सेक्शन के लोग वाटर सेक्शन पर कब्जा कर लेते हैं। कर्टिस मेसन को धमकाकर विल्फर्ड को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन मेसन एक ऐसा सच बताती है जिसकी कर्टिस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पानी यहां से पैदा नहीं होता। ट्रेन के सामने वाले हिस्से में बर्फ को इकट्ठा करके उसे पानी में बदला जाता है। यानी अगर कर्टिस को असली कंट्रोल चाहिए तो उसे इंजन तक ही जाना होगा। मेसन दावा करती है कि वह उन्हें विल्फर्ड तक पहुंचा सकती है। कर्टिस उसकी बात मान लेता है और कुछ साथियों के साथ आगे जाने का फैसला करता है। अब पहली बार टेल सेक्शन के लोग ट्रेन के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां अमीर लोग रहते थे। यहाँ का नजारा देखकर उन्हें यकीन नहीं होता। जहां पीछे लोग कीड़ों से बनी प्रोटीन बार खा रहे थे, वहीं आगे वाले हिस्से में ताजे फल और सब्जियां उगाई जा रही थीं। इसके बाद वे एक बड़े एक्वेरियम से गुजरते हैं और फिर एक ऐसे सेक्शन में पहुंचते हैं जहां मांस रखा जाता था। लेकिन असली हैरानी उन्हें आगे जाकर होती है। वे एक स्कूल वाले डिब्बे में पहुंचते हैं। वहां बच्चे आराम से पढ़ रहे थे और एक टीचर उन्हें विल्फर्ड की महानता के बारे में बता रही थी। बच्चों को सिखाया जाता था कि विल्फर्ड ही वह इंसान है जिसने इस ट्रेन को बनाया और इसी ट्रेन की वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है। टीचर उन्हें बार बार बताती है कि ट्रेन कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंजन बंद हुआ तो ठंड की वजह से ट्रेन जम सकती है और अंदर मौजूद सभी लोग मर सकते हैं। तभी लंच का समय होता है। एक आदमी अंडों से भरी टोकरी लेकर आता है। अंडे अब इतने दुर्लभ हो चुके थे कि उन्हें सिर्फ खास मौकों पर दिया जाता था। कर्टिस को भी एक अंडा दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा कैप्सूल छुपा हुआ था। कर्टिस उसे खोलता है। इस बार संदेश में सिर्फ एक शब्द लिखा था, ब्लड। कर्टिस कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हालात बदल जाते हैं। अंडे बांटने वाला आदमी अचानक अपनी गाड़ी से बंदूक निकालता है और टेल सेक्शन के लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वहीं स्कूल की टीचर भी हथियार निकाल लेती है। कुछ ही सेकंड में स्कूल का शांत माहौल युद्ध भूमि में बदल जाता है। कर्टिस और उसके साथियों को समझ आ जाता है कि यह सब पहले से तैयार किया गया था। वे किसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से गार्ड्स को भी आजाद कर दिया जाता है। अब गार्ड्स टेल सेक्शन के बचे हुए लोगों पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान कर्टिस के सामने एक स्क्रीन चालू होती है। उसमें पीछे वाले सेक्शन का सीसीटीवी फुटेज दिखाई देता है। कर्टिस देखता है कि गार्ड्स के लीडर ने गिलियम को भी मार दिया है। यह देखकर कर्टिस का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। अब उसके लिए यह सिर्फ विद्रोह नहीं रहा था, यह व्यक्तिगत बदला बन चुका था। कर्टिस, नामगूंग और योना आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन रास्ते में गार्ड्स का लीडर उनका पीछा करता हुआ पहुंच जाता है। वह कर्टिस के बाकी साथियों को खत्म कर देता है। आखिरकार कर्टिस, नामगूंग और योना ही आगे बचते हैं। वे आगे एक ऐसे सेक्शन में पहुंचते हैं जहां अमीर लोग नशे में डूबे हुए थे। नामगूंग और योना वहां से गर्म कपड़े और नशे की गोलियां उठा लेते हैं। इसके बाद वे ट्रेन के सबसे आगे वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। सामने इंजन का दरवाजा था और उसके पीछे मौजूद था वह आदमी जिसे कर्टिस पिछले 17 सालों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता आया था, विल्फर्ड। कर्टिस दरवाजा खुलवाने के लिए बेचैन था, लेकिन नामगूंग उसे रोकता है और उससे पूछता है कि आखिर वह विल्फर्ड तक पहुंचने के लिए इतना जुनूनी क्यों है। तब कर्टिस पहली बार अपने अतीत का वह राज बताता है जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा था। जब दुनिया खत्म हुई थी तब हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे, लेकिन ट्रेन में आने के कुछ ही समय बाद उनके पास मौजूद खाना और पानी छीन लिया गया। उन्हें टेल सेक्शन में बंद कर दिया गया। भूख कई दिनों तक बढ़ती रही। हालात इतने खराब हो गए कि लोग इंसानियत की आखिरी सीमा तक पहुंच गए। कर्टिस भी उन लोगों में शामिल था। वह बताता है कि उसने एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने कर्टिस को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और उस बच्चे की जान बचा ली। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि गिलियम था, और जिस बच्चे को कर्टिस उस समय नुकसान पहुंचाने वाला था वह था एडगर। यानी जिस लड़के ने बाद में कर्टिस को अपना हीरो माना, उसकी माँ की मौत के पीछे कर्टिस खुद था। कर्टिस आज तक इस अपराध बोध के साथ जी रहा था और इसी वजह से उसके अंदर विल्फर्ड के खिलाफ नफरत और भी गहरी हो चुकी थी। वह बताता है कि महीनों तक भूख से तड़पाने के बाद उन्हें वही प्रोटीन बार दी गईं जिन्हें वे पिछले 17 सालों से खाते आ रहे थे। कर्टिस की आवाज में गुस्सा और पछतावा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन नामगूंग का ध्यान किसी और चीज पर था। वह बाहर की दुनिया को लेकर कुछ ऐसा देख चुका था जिसने पूरी कहानी बदल सकती थी। नामगूंग के मुताबिक बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी थी। उसका मानना था कि बाहर अब पहले जैसी जानलेवा ठंड नहीं रही। अगर वे गर्म कपड़े पहन लें तो शायद वे ट्रेन से बाहर निकलकर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कर्टिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। तभी नामगूंग उन नशे की गोलियों को इकट्ठा करके एक विस्फोटक बनाने लगता है। उसका मकसद ट्रेन का बाहरी दरवाजा उड़ाना था, लेकिन इसके लिए उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, आग। और माचिस की आखिरी तीली कर्टिस के पास थी।
वह उसे देने से मना कर देता है। तभी अचानक इंजन के दरवाजे के पीछे से एक औरत बाहर आती है। वही औरत जिसने शुरुआत में टेल सेक्शन से 2 बच्चों को अपने साथ ले जाया था। वह कर्टिस से कहती है कि विल्फर्ड उससे मिलना चाहता है और फिर उसे इंजन के अंदर ले जाया जाता है। कर्टिस आखिरकार विल्फर्ड के सामने पहुंच चुका था। जिस आदमी को वह पिछले 17 सालों से अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता आया था, वह उसके सामने बिल्कुल शांत बैठा था। विल्फर्ड कर्टिस को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वह उससे मिलकर काफी खुश है, क्योंकि टेल सेक्शन से इस जगह तक पहुंचने वाला कर्टिस पहला इंसान था। लेकिन कर्टिस के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। वह विल्फर्ड से सवाल करता है कि आखिर उसे गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का हक किसने दिया। एक तरफ अमीर लोग ट्रेन के आगे आराम से रह रहे हैं, जबकि पीछे के लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। विल्फर्ड उसकी बात सुनकर शांत रहता है। फिर वह कर्टिस को बताता है कि इस ट्रेन में हर इंसान की जगह पहले से तय थी। उसके मुताबिक ट्रेन के अंदर मौजूद संसाधन सीमित हैं। अगर हर किसी को बराबर हिस्सा दिया जाए तो पूरी व्यवस्था कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। इसलिए ट्रेन में एक संतुलन बनाए रखना जरूरी था। लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया गया था वह बेहद खतरनाक था। विल्फर्ड कर्टिस से कहता है कि वह आबादी को नियंत्रित करने के लिए टेल सेक्शन और फ्रंट सेक्शन के लोगों के बीच संघर्ष करवाता था। जब ट्रेन में लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती तो दोनों गुटों के बीच लड़ाई करवाई जाती, लोग मरते और आबादी फिर से कम हो जाती। कर्टिस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी विल्फर्ड ने उससे कहा, इस पूरे प्लान में वह अकेला नहीं था, उसका एक पार्टनर था, और वह पार्टनर कोई और नहीं बल्कि गिलियम था। कर्टिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विल्फर्ड बताता है कि जो संदेश इतने सालों से टेल सेक्शन तक पहुंचते रहे थे वे उसी ने भेजे थे। जब भी ट्रेन की आबादी बढ़ती थी, विल्फर्ड गिलियम को एक संदेश भेजता। फिर गिलियम उसी के मुताबिक टेल सेक्शन के लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करता। दूसरी तरफ विल्फर्ड अपने लोगों को फ्रंट सेक्शन में लड़ाई के लिए तैयार करता। फिर दोनों गुट आपस में भिड़ते और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। इस तरह विल्फर्ड और गिलियम मिलकर ट्रेन की आबादी को नियंत्रित करते थे। कर्टिस को समझ आ जाता है कि जिस विद्रोह को वह आजादी की लड़ाई समझ रहा था वह असल में उसी व्यवस्था का हिस्सा था। यहाँ तक कि गिलियम और विल्फर्ड के बीच एक समझौता था कि टेल सेक्शन के लोग कभी भी ट्रेन के आगे वाले हिस्से तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इस बार कर्टिस ने पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया था। विल्फर्ड आगे बताता है कि इस विद्रोह की कीमत गिलियम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन कर्टिस के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। विल्फर्ड कहता है कि वह अब बूढ़ा हो चुका है और उसे अपने बाद इस ट्रेन को संभालने के लिए किसी की जरूरत है, और गिलियम ने उसे कर्टिस के बारे में बताया था। उसके मुताबिक कर्टिस में नेतृत्व करने की क्षमता है, इसलिए विल्फर्ड कर्टिस को अपनी जगह लेने का प्रस्ताव देता है। कर्टिस चुप हो जाता है। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ पूरी ट्रेन पर नियंत्रण हासिल करने का मौका था, दूसरी तरफ उस व्यवस्था को खत्म करने का सवाल था जिसने 17 सालों तक हजारों लोगों को कैद रखा था। इसी दौरान बाहर नामगूंग और योना मुश्किल में फंस चुके थे। कुछ नशे में धुत लोग उन पर हमला कर देते हैं। नामगूंग उनसे भिड़ जाता है, जबकि योना इंजन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार योना उस जगह तक पहुंच जाती है जहां एक औरत उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन योना किसी तरह उससे बच निकलती है। इसके बाद वह कर्टिस से माचिस मांगने आती है। तभी योना की नजर फर्श पर पड़ती है। उसे वहां कुछ अजीब दिखाई देता है। वह नीचे लगी एक टाइल को हटाने लगती है, और जैसे ही टाइल हटती है कर्टिस और योना के होश उड़ जाते हैं। नीचे एक छोटा बच्चा छिपा हुआ था, वही बच्चा जिसे शुरुआत में टेल सेक्शन से उठा लिया गया था। कर्टिस विल्फर्ड से पूछता है कि यह बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। विल्फर्ड उसे ट्रेन की एक भयानक सच्चाई बताता है। ट्रेन को लगातार चलाने के लिए मशीनों की मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन नए पुर्जे बनाना आसान नहीं है। इसलिए बच्चों का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां बड़े लोग पहुंच ही नहीं सकते। यानी जिन बच्चों को टेल सेक्शन से उठाया जाता था वे असल में ट्रेन की मशीनरी का हिस्सा बन चुके थे। ये सुनते ही कर्टिस के अंदर का गुस्सा फिर भड़क उठता है। उसे समझ आ जाता है कि विल्फर्ड की व्यवस्था इंसानों को सिर्फ अमीर और गरीब में नहीं बांटती, बल्कि बच्चों को भी मशीन के पुर्जों की तरह इस्तेमाल करती है। कर्टिस विल्फर्ड पर हमला कर देता है। इसके बाद वह उस बच्चे को बचाने के लिए मशीन के अंदर हाथ डाल देता है, लेकिन बच्चे को बाहर निकालते समय कर्टिस का हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। इधर योना को आखिरकार वह माचिस मिल जाती है। नमगूंग पहले से तैयार विस्फोटक लेकर ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंच चुका था। योना उसमें आग लगा देती है। नमगूंग तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम में खराबी आ जाती है। कर्टिस और नमगूंग योना और बच्चे को बचाने के लिए उन्हें अपने पीछे कर लेते हैं, और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। ट्रेन का बाहरी दरवाजा उड़ जाता है, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं। वो अब भी पूरी रफ्तार से बर्फ से ढकी पटरियों पर दौड़ रही थी। उन्हें लगा कि शायद वे बच गए हैं, लेकिन इस धमाके ने आसपास की बर्फ को अस्थिर कर दिया था। कुछ ही पलों में पहाड़ से बर्फ का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। एक भयानक एवलेंच ट्रेन से टकराता है। ट्रेन जोर से हिलती है। डिब्बे पटरी से उतरने लगते हैं। आगे का हिस्सा सुरंग में घुसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जबकि पीछे के डिब्बे खाई की तरफ जा गिरते हैं। एक के बाद एक डिब्बे पलटते जाते हैं। कुछ ही पलों में 17 सालों से चल रही वह विशाल ट्रेन तबाही में बदल जाती है।
कर्टिस और नमगूंग आखिरी वक्त तक योना और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। काफी देर बाद योना और वह बच्चा ट्रेन के मलबे से बाहर निकलते हैं। दोनों ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। वे बर्फ से ढकी दुनिया को देखते हैं। उन्हें लगता है कि अब बाहर सिर्फ मौत होगी, लेकिन तभी दूर से कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। योना ध्यान से देखती है। वह एक पोलर बेयर था। इसका मतलब था कि नमगूंग सही था। बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। बर्फ पिघल रही थी और धरती पर जीवन वापस लौटना शुरू हो चुका था। 17 सालों से इंसान जिस ट्रेन को अपनी आखिरी उम्मीद समझ रहे थे, शायद वही ट्रेन उनकी सबसे बड़ी कैद थी। योना उस बच्चे का हाथ पकड़ती है और दोनों बर्फीली दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके सामने कोई ट्रेन नहीं थी, कोई विल्फर्ड नहीं था, कोई टेल सेक्शन नहीं था और कोई फ्रंट सेक्शन भी नहीं। सिर्फ एक नई दुनिया थी जहां शायद इंसानियत को दूसरी शुरुआत मिलने वाली थी। और इसी के साथ स्नोपियर्सर की कहानी खत्म हो जाती है।